हाय गाइज, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेलकम टू रेलवे अड्डा 24/7 एंड वेलकम टू द कैप्सूल शो, जिसके अंदर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर द कैप्सूल शो लेकर आए हैं। इसके लिए आप लोगों के पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट से अपने प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ अगर आपके रह गए आप डेफिनेटली देख सकते हो। और वैसे द कैप्सूल शो शुरू होता है हर दिन ऑन रेलवे अड्डा 24/7 3:50 पे। तो लेट स्टार्ट गाइज, है ना। तो आप में से जितने भी दोस्त हैं फटाफट से आ जाइए और फिर इसी के साथ ही हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा द कैप्सूल शो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। हम थोड़े कम समय में हम बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। तो दैट इज द होल थिंग्स। अब शुरू कर रहे हैं कि हु फॉर्मुलेटेड द 3 लॉ इन ऑफ मोशन। तो बेसिकली गति के 3 नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, लेकिन न्यूटन ने गति के तीनों नियम दिए थे। इसलिए हम लोग न्यूटन को जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जा रही है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज। तो न्यूटन का पहला नियम जो है वो इसे क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, इन तमाम सारे नामों से जाना जाता है। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया होगा, या फिर हम इसे कहेंगे जड़त्व का नियम। ओके, तो दैट इज द थिंग। अगली बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो निम्नलिखित में से कौन ने सबसे पहले न्यूटन का नियम जो है का उदाहरण नहीं है? अच्छा, कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो देखो, मेज पर खड़ी रखी वस्तु, या फिर एक ही गति से चल रही कार, या फिर हम बात करें घर्षण के कारण लुढ़कती हुई गेंद और लुढ़कती और रुकती गेंद, और या फिर हम कह रहे हैं कि रॉकेट। तो रॉकेट का जो सिद्धांत है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं कि रॉकेट का जो सिद्धांत है वो एक्शन रिएक्शन रूल पर काम करता है, ना कि आपके न्यूटन की गति के पहले नियम पे। मेज पर रखी हुई किताब तब तक नहीं उठेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। चलती हुई गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसमें हम ब्रेक ना लगाएं। और अगर कोई वस्तु लुढ़क रही है तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। अगली बात करते हैं कि इनर्शिया इज द इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच ऑफ दिस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जड़ता किसी वस्तु की वह विशेषता है जिससे वह गति का विरोध करती है, अपने में परिवर्तन का विरोध करती है, आराम की स्थिति में रहती है, या सदैव गतिशील में रहती है। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं जो है सदैव गतिशील में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, आराम की स्थिति में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अपनी गति का विरोध करती है। लेकिन लिखा है अपने राज्य में परिवर्तन का विरोध करती है। तो बात तो सही है, अपनी गति का विरोध करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अपनी गति का विरोध करेंगी तो ऑलवेज रिमेन द रेस्ट, ऑलवेज, ठीक है, रजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। तो बेसिकली वह अपनी गति का विरोध करेगी जब तक उस पर जो है वो क्या अपनी गति का विरोध करती हैं। जड़त्व है क्या? कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व होता है। तो यही तो विशेषता है उसकी, है ना। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वो लिटरली तब तक जो है वो बेसिकली अपनी गति का विरोध करेंगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो बेसिकली बल और त्वरण, बल यहाँ पर है फोर्स और त्वरण यहाँ पर है एक्सेलरेशन, तो इससे संबंधित है। या फिर हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ये संवेग का नियम है, और संवेग जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P = mv। तो हमें देखना है मास और वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कि बल की एसआई यूनिट जो है वो बेसिकली क्या होती है? तो बल की एसआई यूनिट जो है वो बेसिकली क्या होगी? डायन होगी, जूल होगी, न्यूटन होगी, या फिर वॉट होगी। तो बल की अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो बल को जो है वो न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का जो है वो बेसिकली नियम गणितीय रूप से कैसे, अगर आप न्यूटन की गति का दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, दूसरे नियम की बात करते हो तो हमारे पास में F = ma तो आता है, लेकिन हमारे पास में P = mv भी आता है, क्योंकि हम संवेग की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हमसे F पूछा है, तो फिर हम यहाँ पर आंसर करेंगे F = ma, क्योंकि F = mv तो नहीं होता, हाँ, लेकिन P = mv जरूर होता है ना। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को समगति में क्या कहा जाता है, यानी कि वहां पर बोला जा रहा है कि अ बॉडी इज सेट टू द यूनिफॉर्म मोशन इफ, है ना।
वो यूनिफॉर्म मोशन में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई जो है वो क्या नहीं काम करता, किसी वस्तु की समगति में कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है कि वह एक वृत्त में घूमती है तब, जब वह स्थिर रेखा में घूमती है तब, जब वह नियमित रूप से घूमती है तब, और या फिर वह गति की ओर बढ़ती है। देखो बढ़ती है वह कुछ नहीं, लेकिन वो एक ही गति के अंदर जो है, मतलब एक ही स्पीड के अंदर लगातार सीधी रेखा में अगर गति कर रही है तो उसको हम लोग जो है वो किसके नाम से जानते हैं, उसे हम समगति के रूप में जानते हैं, यूनिफॉर्मली मोशन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन रूल आपका कहाँ पर काम करता है, यह एक प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अच्छा, क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर दो फोर्स होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेम फोर्स होंगे, ये क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन का रूल होता है ना। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल किस पर कार्य करते हैं, क्या वो एक ही दिशा में काम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। फिर आपसे बोला जा रहा है सेम पॉइंट पे काम करते हैं, सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर बोला जा रहा है विभिन्न निकायों पर काम करते हैं, तो सेम बॉडी पर काम करते हैं। तो बेसिकली देखो एक ही दिशा में नहीं काम करते हैं, सेम पॉइंट पे भी काम नहीं करते हैं, फिर बोला जा रहा है कि सेम बॉडी पे भी काम नहीं करते हैं। एक्चुअली वो दो डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं। अगर कोई एक क्रिया कर रहा है तो दूसरी उसकी प्रतिक्रिया करेगा। किसी ने एक आपके गाल पे थप्पड़ मारी तो बदले में आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, बदले में जो है आपको भी सेम फोर्स से थप्पड़ मारनी पड़ेगी, यही आपका एक्शन रिएक्शन रूल कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ स्टेट, तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो जनरली आप सभी को पता है कि तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन या फिर आप लोगों का क्रिया प्रतिक्रिया होता है। व्हाट कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉप है ना इवेंचुअली, किसी वस्तु की गतिशील में अनंत तक रुक जाती है, गतिशील वस्तु अनंत रुक जाती है। किस कारण से गतिशील वस्तु जो है अंततः रुक जाती है, यानी कि फाइनली रुक जाती है। तो जब कोई वस्तु रुक रही है तो वो फ्रिक्शन के कारण रुकेंगी, वो इनर्शिया के कारण रुकेंगी, या फिर वो ग्रेविटी के कारण रुकेंगी, या फिर एक्सेलरेशन के कारण। देखो बहुत बेसिक सी बात है कि जब कोई वस्तु चल रही है वो चल रही है, उसमें ग्रेविटी के कारण तो नहीं रुक रही है वो, लेकिन अगर आपको रोकना है तो हो सकता है कि उस पर देखो जड़त्व क्या है, हर वस्तु में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व, तो इनर्शिया यहाँ पर होगा, या फिर त्वरण एक्सेलरेशन भी हम यहाँ पर नहीं कह सकते, हम फ्रिक्शन के लिए जरूर कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण कोई वस्तु जरूर से रुक सकती है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वस्तु जो है वो रुक सकती है, अगर फ्रिक्शन कम है तो वस्तु लगातार चलती ही जाएगी। अब द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन द रेस्ट और इन अ मोशन इज कॉल्ड, तो किसी वस्तु की स्थिर या गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं। तो कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है, कोई वस्तु चल रही है तो चलते हुए रहना चाहती है, और यही इनर्शिया है, और अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ही कर रही है डायरेक्ट इनडायरेक्टली है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनर्शिया के नाम से जानते हैं। अ हैवियर ऑब्जेक्ट हैज मोर, एक भारी वस्तु में अधिक होता है, एक भारी वस्तु का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया उसके द्रव्यमान की माप ही होती है, उसके मास का मेजरमेंट ही तो इनर्शिया है। तो एक भारी वस्तु का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इनर्शिया, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जो है वो जड़त्व पाया जाएगा। तो आपको पता है कि जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा, उसके अंदर डेफिनेटली इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर बाइसिकल, स्कूटर, ट्रेन का मास सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसका इनर्शिया भी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बल किसे कहते हैं। तो बल जो है वो बेसिकली शेप ओनली, स्पीड ओनली, डायरेक्शन ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बल जो है वो अगर आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया तो बेसिकली उसकी शेप भी बिगड़ सकती है, उसकी स्पीड भी बिगड़ सकती है, और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो हम कहेंगे बल हर चीज़ को चेंज कर सकता है, चाहे वो शेप हो, चाहे वो स्पीड हो, और या फिर वो आपका डायरेक्शन हो। फिर बात करें मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू, तो मोमेंटम जो है वो जनरली किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को बताना है। मोमेंटम अभी बताया कि P इक्वल्स टू जो है वो क्या होता है बेटा, mv होता है। तो हम लोगों ने कहा मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लाई है वही आपका मोमेंटम है। देखो मास के लिए हम लोग क्या लेते हैं, केजी लेते हैं, और वेग की अगर मैं बात करती हूँ, वी यानी कि आप लोगों का क्या है, वेग। तो वेग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड। तो हमारे पास जो है वो संवेग का फॉर्मूला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर कह रही हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसे हम त्वरण के नाम से जानते हैं। अब बोला जा रहा है कि इफ द मास इज डबल एंड द वेलोसिटी रिमेन द सेम, द मोमेंटम, आपसे बोला जा रहा है, आपको पहले ये पता है कि मोमेंटम क्या है, P इक्वल्स टू mv। आपको बोला जा रहा है मास दुगना कर दिया और वेग समान है, मास दुगना कर दिया तो भाई वेग जो है वो बेसिकली क्या होगा। मैं आपको कह रही हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो अब आप लोगों को मुझे बताना है इसका आंसर होमवर्क में कि भाई इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग हमारी जो है वो एक सीरीज पूरी चलाते रहते हैं, जो कि आप लोगों की किसकी होती है, द कैप्सूल शो की। अगर आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अगर आपको
फुली वीडियोस देखनी है, अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर लेना चाहते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन है, और ऑप्शन ये है कि आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है रेलवे की, तो आपको रेलवे का महापैक है जो कि आपको अभी जो है, अगर आप Y698 कोड लगाते हैं तो इसमें आपके तमाम सारे बैचेस होते हैं, जैसे कि आपका ALP, टेक्नीशियन, RPF, कांस्टेबल, SI, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, है ना। तो इसके अंदर अगर आपको एनरोल करना है तो आप लोगों को बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और एक कोड है आपके पास में, और वो कोड है दोस्तों आपका Y698। और अगर आप वो कोड लगाते हैं Y698, इवन आपको कोई भी बैच लेना हो, अगर आप Y698 कोड लगाते हैं तो आपको 80% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दैट इज़ द होल थिंग्स। अगर आपको ये द कैप्सूल शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, और हम ऐसे ही तमाम सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। गुड लक, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।